हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये वीडियो हमारा है यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर है ये। इससे पहले मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बना दिया है, आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन में है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ आती है यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा इन चीज़ों के बारे में। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? इसके अंदर प्रॉपर वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जैसे हमने देखा था प्रोकैरियोटिक में, उसमें प्रॉपर कोई न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक नेकेड सा डीएनए पड़ा हुआ था और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थे। तो ये चीज़ हम देख के आ चुके हैं प्रोकैरियोटिक्स में। अब यूकैरियोटिक सेल्स किस में होते हैं? बैक्टीरिया के अलावा आपको ये सारे किंगडम में मिलेंगे। ठीक है, जैसे 5 किंगडम बताए थे रॉबर्ट विटेकर ने। आपका मोनेरा था जिसमें बैक्टीरिया था, प्रोटिस्टा था, प्लांट्स था, एनिमल्स था, फंगाई था। तो जो 5 किंगडम में रॉबर्ट विटेकर ने लाइफ को डिवाइड किया था, रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट है, इनको नहीं पता बता देता हूँ, उन्होंने दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, उसमें से एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। उसके अलावा जितनी भी जो बची हुई किंगडम्स हैं जिसमें लाइफ को डिवाइड किया गया था वो सारी यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है प्रोटिस्ट, आपका आता है प्लांट्स, इसमें आता है एनिमल्स, इसमें आपका आता है फंगाई। फिर आता है सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं होते, ऑब्वियसली, क्योंकि जो प्लांट्स के सेल हैं और जो हमारे सेल हैं ह्यूमंस के, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं एज पर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जानवरों के, ह्यूमंस के और प्लांट्स के, सबके आपको देखोगे आप सेल अलग अलग है। स्पेशली प्लांट्स के सेल में और एनिमल के सेल में डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आगे हम जाके देखेंगे कि डिफरेंसेस कैसे कैसे हैं। अभी देखते हैं। देखिए, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। अब थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। आपकी बुक के हिसाब से ही देखेंगे डिफरेंस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे। पहली चीज़ क्या होती है? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, देखो आप, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम 8th 9th 10th पूरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी में कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। कुछ नया नहीं है इसमें यहाँ पे। और प्लांट्स में प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड जैसे कि आपने देखा होता है, आपको ये पता होती है चीज़ कि प्लांट्स खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से। तो जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है, जैसे प्लास्टिड्स, इसमें जो बहुत तक जो लीव्स का जो कलर होता है वो प्लास्टिड की वजह से ही होता है। जैसे कुछ एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक कैटेगरी प्लास्टिड की होती है क्रोमोप्लास्ट, जिसकी वजह से उसमें क्लोरोफिल होता है तो ग्रीन दिखाई देता है। कुछ ऐसे अलग अलग प्लास्टिड होते हैं। एग्जाम्पल के मैंने आपको एक बताया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जिसमें क्लोरोफिल रहता है, खाना बनाता है अपना, और वो ग्रीन कलर दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ग्रीन दिखाई देता है। फिर और तरीके के इसमें प्लास्टिड होते हैं जिससे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं लीव्स के। तो एक सिंपल बोलूँ तो प्लास्टिड वो हिस्सा है प्लांट का जो उसको फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लास्टिड वो एरिया है प्लांट का जो उसको फूड बनाने में हेल्प करता है। सिंपल, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है, तो प्लास्टिड भी खाली प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में कोई ऐसा प्लास्टिड वगैरह नहीं है। ठीक है, फिर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। देखो प्लांट्स में, ये देख रहे हो आप, ये एक बड़ा लंबा सा ये वैक्यूल है। ये क्या है? ये वैक्यूल है। ये खाली प्लांट्स में होता है, इतना बड़ा, इतना लार्ज वैक्यूल खाली प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और मल्टीपल होते हैं, स्मॉल से होते हैं। इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता जैसे जो वैक्यूल इसमें है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर एक डिफरेंस बताऊं, जो अब ये तो हमने देखा कि जो चीज़ें प्लांट्स में होती हैं एनिमल्स में नहीं होती। हमने देखा कि प्लांट में सेल वॉल है, हमने देखा प्लांट्स में प्लास्टिड है, हमने देखा प्लांट्स में एक बड़ा सा वैक्यूल पड़ा हुआ है। बट कुछ ऐसी भी चीज़ ज़रूर होगी जो प्लांट्स में है पर एनिमल्स में नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है आपका कहाँ गया, सॉरी, जिसका नाम है सेंट्रियोल्स।
ठीक है। तो सेंट्रियोल्स एनिमल्स में होते हैं, एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये देखो, ये है सेंट्रियोल, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल मेनली सेल का जब डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड होते हैं, माइटोसिस होता है, जब सेल डिवाइड होता है, तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स का बहुत रोल है। तो ये सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं होते। तो सिंपल है। फिर ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की। लिपिड्स का मतलब होता है फैट। ये ध्यान रखो आप, फैट जैसे कि आप घर में घी खाते हो, मक्खन खाते हो, दूध मलाई वाला दूध पीते हो, तो ये सारा मलाई, घी, मक्खन, ये सारा फैट है। ऑलिव ऑयल, ये सारा क्या है, फैट्स हैं। तो फैट्स को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन फैट की बनी होती है। मैं बता देता हूँ, देखो सेल मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। सेल की मेम्ब्रेन जो होती है ये इन 3 चीज़ों से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, 5% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। मेनली इन्हीं 2 का रोल ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अरेंजमेंट कैसे होता है, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, किस तरह से सेल वॉल बनी होती है। देखो, बाइलिपिड लेयर होती है, ठीक है। बाइलिपिड लेयर होती है, मतलब लिपिड की 2 लेयर होती हैं। देखो कैसे होती हैं, ये देखो, हम इसको ऐसे समझेंगे। एक लेयर ये जा रही है, ये पूरी लिपिड है, ऐसे समझ लो। ये वाला एक लेयर तो उसकी ये हो गई, ये पूरी एक लेयर है, ठीक है। और एक लेयर पूरी ये है, ठीक है। ये पूरी लिपिड की लेयर है। ये लिपिड लेयर मैं उसको 1 बोल देता हूं, इसको मैं बोल दूंगा लिपिड लेयर 2। और एक्चुअल में ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड लेयर अभी क्यों है, कैसे है, ये भी देखेंगे। दिखा है ना फॉस्फोलिपिड, ठीक है। स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दी है, तो PHO है, ठीक है। तो ये जो लिपिड की जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो होता क्या है, 2 लेयर होती हैं, ठीक है। जो फैट की लेयर होती है, सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये आप सोच रहे हो, ये दिखाई दे रहा है आपको पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन का है, ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें फैट की 2 लेयर होती हैं। ऐसे एक ऊपर लेयर है, ये पूरी लेयर ऊपर की है, और ये पूरी लेयर नीचे की है। अब ये बनी किससे हुई है, अगर हम इस एक लेयर को लेके चलें, ये बनी हुई है एक मॉलिक्यूल से, जिसका नाम आपका फॉस्फोलिपिड है। अब देखते हैं कैसा होता है ये मॉलिक्यूल। देखो, थोड़ा सा मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, और समझ में आएगा। देखो, ये होता है, इस तरह से लेयर होती है, आप देख रहे हो। ये पूरी आपकी सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि मिक्स एंड मैच हो गया यार यहाँ पे। ये देखते हैं, ये देखो, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप देखो, ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ही है। देखो, ये दिखा दे रहा है इस लेयर को, ये जो लेयर है आपकी, इस लेयर को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने इसको यहाँ ले लिया। तो होता क्या, ये देखो, इस तरह से मॉलिक्यूल होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऐसे, जैसे ये एक, ये, ठीक है। तो ये एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये देखो। तो ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ये क्या है मॉलिक्यूल, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, और ये इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपस में एकदम पास पास होते हैं। तो ये पूरी बन गई एक लेयर, ये पूरी बन गई एक लेयर, ठीक है। और ऐसे ये बन गई नीचे वाली लेयर, ठीक है। तो इस तरह से 2 लेयर होती हैं। ऊपर भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। तो जब ऐसे ये पास पास आ जाते हैं, तो एक बन जाती है ऊपर की लेयर, एक बन जाती है नीचे की लेयर, ठीक है। थोड़ा सा हम इस मॉलिक्यूल को और स्टडी करते हैं, क्यों उसको हम फॉस्फोलिपिड क्यों बोल रहे हैं। देखो, एक्चुअल में जो लिपिड वाला पार्ट है, ये देख लो कैसे है। मैंने क्या बोला आपको, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। आपकी बुक में फॉस्फोलिपिड को यहाँ फॉस्फोग्लाइसराइड बोला गया है, ये देखिए आप, यहाँ पे मेंशन हो ही रहा। तो ये जो ग्लाइसराइड वर्ड है, ये लिपिड ही है, ठीक है। ग्लाइसराइड ये लिपिड ही है एक तरीके का, ठीक है। तो ये क्यों बोला गया है, अभी आपका बुक का वर्ड ले लेते हैं। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लाइसराइड एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। हम आपकी बुक के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे।
बुक में आपकी ये दिया हुआ है। अब क्यों दिया हुआ है फॉस्फोग्लाइसराइड? ग्लाइसराइड क्या होता है? ग्लाइसराइड मॉलिक्यूल होता है जिसमें ग्लिसरॉल और फैट होता है। ग्लाइसराइड क्या है? ग्लाइसराइड वो मॉलिक्यूल है, ग्लाइसराइड वो मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल एक तरीके का एल्कोहल है और इसमें फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं? मतलब जो फैट्स हैं, ठीक है। तो जो ग्लिसराइड वाला ये ग्लिसराइड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, ठीक है। और इस तरह से दो होते हैं तो इसलिए इसको डाइग्लिसराइड बोला गया है। भाई मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसे होता है, तो ये एक ग्लिसराइड है, ये दो ग्लिसराइड है, तो इसलिए इसको डाइग्लिसराइड बोल दिया गया है। डाइग्लिसराइड क्या है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ये ध्यान रखो, ये फैट है एक तरीके का, एक तरह का लिपिड है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड वाला पोर्शन जो है, यानी कि जो ग्लाइसराइड वाला पोर्शन है, ग्लाइसराइड लिपिड एक ही बात है, ठीक है। तो लिपिड वाला पोर्शन, ग्लाइसराइड वाला पोर्शन, ये तो यहाँ से आ गया आपका, ठीक है। बीच में होता है फॉस्फेट, इसीलिए नाम के आगे फॉस्फो लगा हुआ है, क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट है। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, कोलाइन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर किस तरीके से है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो पानी से करता है प्यार। फिलिक मतलब होता है प्यार, ठीक है। हाइड्रो मतलब होता है पानी। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो पानी से प्यार करता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये पानी से डरता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पानी से प्यार करता है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो पानी से डरता है। तो इसके हिसाब से इसका अरेंजमेंट होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा यहाँ समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ये इस तरह से अरेंज होते हैं। इस तरह से क्यों अरेंज है? ये देखो, जैसे ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ये हमने देखा। तो ये नीचे वाले उल्टे क्यों लगे हुए हैं? ये ऐसे क्यों नहीं लगे हुए? इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है इसके कि किस तरह से लगी होती है। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, सेल मेम्ब्रेन में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है लगने का, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इस तरह से नहीं लगे, बल्कि ये इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से लगे हैं। ये ऐसी तो लगे हैं, ये जो वन अरेंजमेंट है ऐसे नहीं लगे, ये टू अरेंजमेंट की तरह लगे हुए हैं। ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, एक तरीके से पानी है। साइटोप्लाज्म मेनली पानी ही है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट पानी उसमें काफी होता है, ठीक है। अंदर पानी है, मतलब ये साइटोप्लाज्म है। और सेल के बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, वो भी मेनली पानी है, उसमें भी पानी होता है। तो सेल के अंदर भी पानी है, सेल के अंदर ही पानी है साइटोप्लाज्म। सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो भी पानी है। तो इसीलिए, और हमें क्या पता है, ये वाला क्या है, जो गोले होते हैं ये पानी से प्यार करने वाले हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं। ये क्या है? ये हाइड्रोफिलिक हैं, यहां पानी है सब जगह, इधर भी बाहर की तरफ पानी है। भाई यहाँ आपका साइटोप्लाज्म है और यहाँ आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये क्या है? फिलिक है, तो पानी को प्यार करता है, इस साइड आ जाएगा। और ये भी पानी को प्यार करता है, तो ये भी इस साइड आएगा। ये पानी को प्यार करता है, जो सिर वाला हिस्सा है ये पानी को प्यार करता है, इसीलिए इसका अरेंजमेंट इस तरीके से है। और ये वाला जो हिस्सा है, जो बीच वाला, ये पानी से डरता है, तो इसीलिए उल्टा हो गया। ये समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बनती है बाइलिपिड लेयर, क्योंकि दो फैटी है, फॉस्फोलिपिड क्या है? फैटी तो है। इस तरह से बाइलिपिड लेयर बनती है सेल मेम्ब्रेन की। ये आप यहाँ भी देख सकते हो, ये देखो, बाहर सेल का पानी है, अंदर इंट्रासेलुलर मतलब ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, टेल ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि भैया पानी से डरती है ना, ये पानी से डरती है तो इधर की तरफ हो जाएगी। और ये पानी से प्यार करते हैं तो ये इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड लेयर बनती है, बाई लेयर है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये काफ़ी डीप में समझाया। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। एक तो हमने समझ लिया कि इसमें फॉस्फोलिपिड है, हाइड्रो, और इसकी बाई लेयर होती है। जो उसका हेड होता है वो हमने देखा किस तरह से, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या, कौन सा पार्ट जो होता है फॉस्फोलिपिड में, कौन सा पार्ट इसका हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है। तो पता होना चाहिए, जो हाइड्रोफिलिक है वो आपका हेड वाला पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक है वो टेल वाला पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा और क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं। अब प्रोटीन कैसे होते हैं? प्रोटीन देख लीजिए। प्रोटीन इसमें दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे वो बिल्कुल सेल के बिल्कुल बीचों बीच हैं। ये देखो आप, ये सेल के एकदम बीचों बीच हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है।
और एक होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन कौन से होते हैं? जो बाहर होते हैं लेयर में, ठीक है, जो बाहर की साइड है, ये देखो ये लेयर पे बाहर की साइड लगे हुए हैं, ये रहे नीले नीले वाले, ठीक है। पेरीफेरल वर्ड का मतलब ये होता है जो बाहर की साइड है, जो आउटर की साइड है, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, ठीक है, तो ज़रूरी है तो इसलिए बिल्कुल बीचों बीच है। जो बाहर लगे हैं वो पेरीफेरल प्रोटीन है। तो इस तरह से प्रोटीन का इसमें तरीका होता है, इस तरह से लगा होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ? ये देखो, ये शुगर जो है, शुगर एक तरह का क्या है? शुगर कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट, बट कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये पूरी आपकी बन जाती है इस तरह से सेल की लेयर। इसमें फैट्स भी हैं, इसमें प्रोटीन भी हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, बट कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होते हैं। कैसा रेशियो कैसा होता है? देखो ये कि मतलब कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेल में अलग अलग रेशियो होता है, बट आपकी बुक में मेनली आरबीसी के बारे में दिया हुआ है। आरबीसी का रेशियो आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आर्थ्रोसाइट में दिया, आर्थ्रोसाइट आरबीसी है। 52% प्रोटीन है, प्रोटीन ज़्यादा है, और 40% लिपिड है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होता है, तो अब अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो 7-8% कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने परसेंट फैट है। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन हमारी यहाँ खत्म हो जाती है। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी कहानी पढ़ ली। फिर ये मैंने आपको बता दिया, जो पेरीफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और जो इंटीग्रल होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। ये हम देख के आ चुके हैं पीछे, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। फिर एक चीज़ और है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी हैं, ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिपिड ओनली, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फैट ओनली, ठीक है। तो एक तरीके का ये फॉर्म ऑफ फैट है, एक तरीके का फॉर्म ऑफ लिपिड है, ठीक है। अब इसका क्या रोल है यहाँ पे? ये क्यों है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट? ये इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि देखो ये जो लेयर है ना पूरी, ये क्या है? ये हमें पता है कि ये फैट की लेयर है, बाई लेयर है फैट की, और प्रोटीन भी है। तो एक तरीके से ये लेयर पता है कैसे होती है? जैसे कि मान लो पानी पे तेल तैरता है, आपने देखा कहीं पानी पे तेल तैरते हुए? पानी पे अगर तेल बिखर जाता है, तो जिस तरह से पानी पे तेल बिखरता है तो फ्लूइड रहता है, तेल पानी पे फ्लूइड जैसा होता है। पानी पे तेल बहता हुआ देखा है आपने? आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, बहुत सारे आपको दिखाई देगा पानी पे तेल किस तरीके से बहता है। तो ये जो पूरी लेयर है ना, ये फ्लूइड है। क्या ये एक तरह की फ्लूइड जैसी है, तैरती हुई सी है, क्योंकि फैट की बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। अब इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत रोल है। कोलेस्ट्रॉल बहुत रोल प्ले करता है इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में, कि ये मेम्ब्रेन फ्लूइड रहे, ये ऐसी फ्लूइड जैसी बनी रहे, इसको मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ रोल इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है कि ये सेल की परमिएबिलिटी कम कर देता है। परमिएबिलिटी कम करने का मतलब क्या होता है? देखो सेल मेम्ब्रेन, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, सुन लीजिए आप यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? कि ये सबको अंदर नहीं आने देती, कुछ ही लोगों को एंट्री देती है अंदर, कुछ ही चीज़ों को अंदर एंट्री देगी, और कुछ चीज़ों को अंदर एंट्री नहीं देगी। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसकी परमिएबिलिटी कम कर देता है, यानी कि और रिस्ट्रिक्शन कर देता है, और रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। जो बाहर से चीज़ अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है, उन पर और रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, मूवमेंट उनका फ्रीली नहीं हो पाता, और रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू रिस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक तरीके से क्या कर रहा है? परमिएबिलिटी कम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो दो फंक्शन है, एक तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है ये, दूसरा जो सेल की जो परमिएबिलिटी है इसको कम कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंट्री, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी सेल की मेम्ब्रेन है फ्लूइड है, तो ये इसके ऊपर ये किसने दिया था ये थॉट? मेरे को ऐसे बैठे बैठे तो आ नहीं गया कि फ्लूइड है। ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इन्होंने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोसैक मॉडल, ठीक है। तो इन्होंने ही बोला था कि ये जो पूरी सेल की मेम्ब्रेन है ना, एक फ्लूइड की तरह है, ठीक है, तैरती हुई सी है, ठीक है। तो इसको आप फ्लूइड के स्ट्रक्चर की जैसा समझो, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है। मोसैक वर्ड क्यों लगाया? फ्लूइड तो समझ में आ रहा है कि फ्लूइड लगाया, मोसैक का मतलब होता है पैटर्न। तो एक पैटर्न फॉलो कर रही है ये, इसमें बाइलिपिड लेयर है, प्रोटीन है, तो एक पैटर्न बना हुआ है, देख रहे हो ना, एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है सेल मेम्ब्रेन का। चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर बहुत खूबसूरत है, बॉडी के अंदर भगवान ने बहुत खूबसूरती से बनाया, ठीक है। तो ये देखो आप, तो एक पैटर्न है,
तो ये पूरा पैटर्न जो है एक तरीके से उसको मोसैक बोला गया है, ठीक है। तो और ये फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड मोसैक मॉडल दिया था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, सबको अंदर आने नहीं देती, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स, अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, जब हम ट्रांसपोर्ट की यहाँ बात करेंगे, दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो बच्चे आईसीएससी 10th पढ़ के आए हैं, आईसीएससी बैकग्राउंड से बायो के, उनको पता ही है क्योंकि उनके चैप्टर में था ये, ठीक है। उन्होंने ऑस्मोसिस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पे ये था चीज़। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो पर जा रही हैं, नॉर्मली आप नेचर में देखोगे तो चीज़ें जनरली हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। जैसे कि मैं अभी एक पानी की ऐसे एक बाल्टी ले लूँ, पानी की बाल्टी में अगर मैं इंक, पानी है एकदम वाइट प्योर, ठीक है, पानी है जैसा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं पानी की बाल्टी में कोई एक रंग डाल दूँ, मान लो ये मैं लाल रंग डाल दिया, ऐसे ड्रॉप डाल दिया, तो आप देखोगे धीमे धीमे सब जगह लाल 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 हो जाएगा पानी में। क्यों हो गया पानी लाल? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई थी और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो पूरा जगह पानी 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 मिल गया। इसको नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन बोला जाता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, चीज़ें हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। जैसे कि आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी यही हो रहा है। जो पानी होता है आपका, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस है, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ रही, पैसिव है। पैसिव का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ जिसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई एनर्जी लगती नहीं है। एटीपी एक तरीके से एनर्जी है, ठीक है, तो नो एटीपी रिक्वायर्ड। बट अब मुझे उल्टा करना है, अब मुझे चीज़ों को लो से हाई की तरफ करना है, ठीक है। तो मुश्किल है क्योंकि अब मुझे उल्टा कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, चीज़ें हाई से लो की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, चीज़ें नॉर्मली हाई से लो की तरफ जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि पानी यहाँ पे आपने डाला इंक का ड्रॉप या कुछ कलर मिलाया, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा। हर जगह यही होता है, पानी भी जहाँ पे ज़्यादा होगा ज़्यादा से कम की तरफ आता है, उल्टा नहीं होता कि लो से कम की तरफ जाए। बट अगर हमें लो से कम की तरफ कोई चीज़ करनी है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, वो जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो यार, सिंपल मैं आपको ये देता हूँ एग्जांपल, जैसे ये है, अब आप ये पूरा एक पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप हो, ये पत्थर है बड़ा बहुत, ऊपर से पत्थर नीचे आराम से आ जाएगा, तो ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही। बट अगर मैं आपको बोलूँ उल्टा करना है, पत्थर आपको चढ़ाना है स्लोप पे ऊपर, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें जान लगानी पड़ेगी, आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। जहाँ पे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे याद रखना कि आपको पत्थर चढ़ा रहे हो ऊपर की तरफ, तो जब ऊपर की तरफ पत्थर चढ़ाओगे, ठीक है, जो पत्थर अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ाओगे पहाड़ पे, तो एनर्जी पूरी लगानी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी। बट ऊपर से अगर पत्थर को छोड़ोगे पहाड़ के, तो एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ग्रेविटी खींच लेगी, ठीक है। तो पैसिव में एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, बट एक्टिव में एनर्जी लगानी पड़ती है, लो से हाई की तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये वर्ड्स मैंने क्यों समझाए, अभी आपको क्यों कहानी समझा रहा हूँ पैसिव की और एक्टिव की, क्योंकि ये यहाँ पे भी समझ में आएगा आपको। देखो, जैसा कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमें पता है सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसमें मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, बिना किसी एनर्जी की रिक्वायर्ड, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ईजिली हो जाता है, ठीक है। जैसे ऑस्मोसिस भी इसमें होता है, सेल्स जो होते हैं उसमें ऑस्मोसिस भी होता है, पानी भी अंदर बाहर मूव करता है और बिना किसी उसके करता है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर पाते। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ एनर्जी यूज़ होती है और वहाँ पे आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो मैंने भी आपको पूरा समझाया पूरा, ठीक है। तो ऐसे उसका नाम है, एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। सोडियम ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दो सेल मेम्ब्रेन में, तो आएगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप सिंपल कह दोगे जो वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, ये सब पैसिव की वजह से हो रहा है,
ठीक है, अगर एक्टिव आएगा तो सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सिंपल है, समझा दिया। अब आते हैं फाइनल उस पर, सेल वॉल पे। सेल वॉल है, जैसा कि हम जानते हैं सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में और बैक्टीरिया में होता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। हमारे अंदर ह्यूमंस में, जानवरों में सेल वॉल नहीं है, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में, इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल खाली शेप ही नहीं देता, और भी काम करता है। शेप तो देता ही है सेल को, लेकिन सेल को प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल डैमेज से। सेल को प्रोटेक्ट भी करता है ये मैकेनिकल डैमेज से, कि सेल खराब ना हो जाए, सेल में कुछ डैमेज ना हो जाए, तो उससे ही प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है, और सेल को किसी इन्फेक्शन से भी हेल्प प्रोटेक्ट करता है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए सेल को, इन सब चीज़ों से भी सेल को प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। ठीक है, तो इसका काफ़ी फंक्शन है। ठीक है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में इसका रोल है। ठीक है, और कुछ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको रोकता है। अब देखो आप, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन कैसे थी? सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल वॉल कैसे होती है? जनरली सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, लेकिन ये फ्रीली परमिएबल तभी होती है जब माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जब मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल हैं, तभी ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल मतलब कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आओ जाओ। ठीक है, तो जनरली सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, लेकिन तभी फ्रीली परमिएबल है जब तक कि मॉलिक्यूल्स जो उसके आर पार जा रहे हैं वो छोटे हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स बड़े हो जाएं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाएं, तो ये उनको अंदर नहीं आने देती, तब ये फिर सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन की जैसी हो जाएगी, सिलेक्टिवली परमिएबल। ऑर्डिनरी कंडीशंस में जब तक कि मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तब तक सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, ये ध्यान रखेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स बड़े हो जाते हैं, अनडिजायरेबल हो जाएं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, अगर बड़े हो जाएं मॉलिक्यूल्स, तो ये फिर क्या हो जाएगी, तो उनको अंदर नहीं आने देगी, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सेल वॉल की बात करते हैं कि सेल वॉल बनती किससे है। ठीक है, जनरली अगर मैं वैसे बताऊं, देखो बैक्टीरिया के बारे में हम पीछे पढ़ के आए थे कि बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था जो सेल वॉल थी वो पेप्टिडोग्लाइकन की थी, पढ़ा था हमने। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट तरीके का, तो बैक्टीरिया की तो पेप्टिडोग्लाइकन थी, हमने पार्ट प्रोकैरियोट्स में पढ़ा। प्लांट्स में अगर देखोगे तो जनरली जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। ठीक है, सेलुलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अब देखते हैं, एल्गी सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनेंस, ये हमने देखा। ठीक है, ये सब आ गया, ये आपको याद रखना है। और मिनरल्स होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जैसे। वाइल इन प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, जो मैं अभी आपको बता गया है। प्लांट्स में अगर कुछ याद ना रहे तो ये याद रख लेना। ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज होता ही होता है, सेलुलोज सेल वॉल में होता ही होता है। ठीक है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन, ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये थोड़ा इसमें याद करने का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको समझाने जाऊँ। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। यार वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर बच्चे को इजी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।